Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vanijay Guru. My name is Priya and I am assistant professor, also UGC NET qualified in commerce. आज हम करेंगे theory of cost, एक important topic है यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स से। सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कॉस्ट का कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट जो है, देखो, कोई भी बिजनेस है उसके एक्सपेंसेस जो भी बिजनेस ने करे हैं किसी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, उसको सप्लाई करने में, उसको अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने में, जो भी खर्चे एक बिजनेस करता है अपने कस्टमर तक अपने गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने के लिए, उन्हें प्रोसेस करने के लिए, दैट इज कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। तो सबसे पहले आती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग कॉस्ट। देखो, जो भी आपने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर करा है अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लिया, उसकी कॉस्ट आई, आपने रेंट पे किया, आपने जो है फ्यूल के चार्जेस दिए, तो जो भी आपने एक्सपेंसेस करे एक्चुअली में आपने पे करे, वो सारे होते हैं हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जो एज एन एंटरप्रेन्योर आप कमा सकते थे बट आपने अर्न नहीं किया। सपोज आपके पास है एक आपके पास है एक लैंड है, ठीक है, या आपके पास लैंड है। अब आप चाहते, आपने इस पे कोई बिल्डिंग बना ली है और आप चाहते तो आप इसको रेंट पे दे सकते थे और आप क्या अर्न कर सकते थे, यहाँ से रेंट अर्न आप कर सकते थे। पर आपने यहाँ पे क्या किया, अपना खुद का बिजनेस ओपन कर लिया, तो वहां से अब वो रेंट वाली इनकम नहीं आ रही है ना, ठीक है, तो आप वहाँ पे अर्न कर सकते थे। वो आपकी कॉस्ट है कि वो रेंट जो आपका चला गया वो आपकी कॉस्ट बन गई। तो ये क्या होती है, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी आउटले कॉस्ट, वही जो आपने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर करे हैं, जैसे वेजेस वगैरह दिया आपने, रेंट पे किया एंड ऑल, ये जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे आपके क्या हैं, आपके आउटले कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, आप इसे भी कह सकते हैं, ठीक है, नथिंग ग्रेट डिफरेंस। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी होता है कि आपने एक चीज को सेक्रीफाइस करा कुछ और पाने के लिए, कि कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो आपने खोया एक्चुअल में वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप इस वक्त पढ़ रहे हैं तो आप इस टाइम पर कहीं पे जॉब करके कुछ अर्न भी कर सकते थे, तो आपने वहां पर वो अर्निंग खोई है, आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस करी है जस्ट बिकॉज आप अपनी हायर स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते थे। दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने कुछ सेक्रीफाइस करा है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट होते हैं वो एक्सपेंडिचर दैट डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होते, ऐसे खर्चे जो चेंज होंगे ही नहीं विद द चेंज इन द आउटपुट। आप अपने बिजनेस में चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करो या फिर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, 1 करो या फिर 1000 करो, आपकी ये वाली कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी। जैसे अगर आपने रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है जहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो वो रेंट अगर आप देते हो 10,000 रुपीज, तो वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप एक दिन में एक भी यूनिट ना बनाओ या फिर आप बहुत सारे यूनिट बनाओ। दैट इज फिक्स एक्सपेंडिचर ऑफ योर कंपनी। और अगर आपने 5 लेबर लगाई हुई है अपने बिजनेस में, अगर आपने 5 लेबर लगाई हुई है तो आपको उन 5 की सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, चाहे, क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स है, दैट फिक्स सैलरी तो आपको देनी ही पड़ेगी। हम वो अलग बात है कि सैलरी इज अ वेरिएबल कॉस्ट, वो हम बाद में करेंगे, बट अगर आपने 5 एम्प्लॉयज परमानेंटली एम्प्लॉय कर लिए हैं तो आपको उनकी फिक्स सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस करो, आप कुछ प्रॉफिट अर्न करो और या फिर ना करो, दैट इज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज चेंज विद आउटपुट, जो आपके आउटपुट के साथ चेंज होता है, यानी कि जैसे जैसे आपका आउटपुट का लेवल बढ़ता जाएगा आपके वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, बढ़ती जाएगी। जैसे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट, पहले आप जो है एक दिन में 100 यूनिट बनाते थे तो आप उसके हिसाब से कम रॉ मटेरियल मंगाते थे, लेकिन अब आप 1000 यूनिट बनाने लगे हो तो आप ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगाने लगे हो, तो आपकी टोटल कॉस्ट तो बढ़, आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल मंगाने की वजह से एक्स्ट्रा बढ़ गई। अब आपने एम्प्लॉयज़ भी क्या है ज़्यादा लगाए तो उनकी सैलरीज भी आपकी बढ़ गई हैं, ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी ज़्यादा आने लगा है, क्यों आने लगा है? क्योंकि आपने
अब मशीनरी ज़्यादा लगाई तो वो ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो ये वो कॉस्ट होते हैं जो आप जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ेगा आपका ये वाली कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी तो ये सब थे आपके टाइप्स ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट टर्म देखते हैं। इसमें सीधी सी बात ये है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट टर्म है ना, तो यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत कम होता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना लेवल ऑफ बिजनेस बढ़ा सके। मतलब कि जो लैंड है, सपोज अगर उनके पास एक लैंड है और वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो दो लैंड एक और लैंड एक्स्ट्रा खरीद ले, दो लैंड में कन्वर्ट कर ले उसे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर तो ऐसे फिक्स कॉस्ट के रहेंगे ही कि आपको फिक्स पेमेंट करनी ही है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो टाइम के साथ आपके आउटपुट जैसे जैसे बढ़ते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट का नाम देते हैं, क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो टोटल कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले है टोटल फिक्स कॉस्ट। इसमें मैंने बताया कि आउटपुट का लेवल कुछ भी रहे ये सेम रहता है, इसे हम ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। और एग्जांपल मैंने बताया आपको, लैंड पे रेंट देते हैं हम, मशीनरी के जो आपके डेप्रिसिएशन के चार्जेस होते हैं वो भी हमारे फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट ये हमारा डायग्राम है फिक्स कॉस्ट का। आप देख रहे हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस से। इसका क्लियरली मीन्स ये है कि आपका आउटपुट 0 हो, 1 हो, 2 हो या कितना भी हो एंड सो ऑन, कितना भी हो, आपकी अगर फिक्स कॉस्ट यहाँ पे सपोज 100 है तो वो हर क्वांटिटी के लेवल पे कितनी आ रही है? 100 ही आ रही है। इट्स क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम। नेक्स्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि मैंने बताया आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, और इसे हम क्या प्राइम कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। वाई अवॉइडेबल कॉस्ट? क्योंकि आप अवॉइड कर सकते हो ना, आपके हाथ में है कि आप कितना लेवल ऑफ कॉस्ट लाना चाहते हो। जितना लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा उतना लेवल ऑफ आपका कॉस्ट बढ़ता रहेगा, तो आपके हाथ में, आप इसे अवॉइड कर सकते हो। रॉ मटेरियल, पावर, टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर, ये सब आपके अंडर कंट्रोल होते हैं, तो दीज आर वेरिएबल कॉस्ट। अब ये है डायग्राम टीवीसी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। आप देख रहे हैं ये इनवर्स एस भी हम इसे बोलते हैं, तो पेपर में इस तरीके से पूछ लेते हैं कि इनवर्स एस किसे बोलते हैं, ऑप्शंस दे देंगे आपको। तो इनवर्स एस की शेप में ये होता है, टीवीसी को हम बोलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ता जा रहा है, हम जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ा रहे हैं, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है? बढ़ती जा रही है। लेकिन आप पूछेंगे कि ये इसी शेप में क्यों है? वाई नॉट लाइक दिस? ऐसा भी तो हो सकता है, लाइक स्ट्रेट और स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकती थी ना, वो भी इंक्रीजिंग होता। बट हम देख रहे हैं कि ये कम ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं पे 20, कहीं पे 10। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो टीवी, जैसे आपका आउटपुट का लेवल शुरू में बढ़ता है, तो शुरू में जो टीवीसी वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। किस रेट से बढ़ रहा है? बढ़ तो रही है आपकी कॉस्ट, पर किस रेट से बढ़ रही है? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। ठीक है, और बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लग जाती है। कॉस्ट अब हायर रेट से बढ़ रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? डिक्रीजिंग रेट और इंक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है? कि शुरू में तो देखो, जब आप कहते हैं ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, दो टर्म्स होती हैं, कि जैसे जैसे हम कहते हैं कि जब भी हम आउटपुट का लेवल बढ़ाते हैं ना, तो हमें बेनिफिट होते हैं। तो बेनिफिट होंगे तो आपकी कॉस्ट तो देखो, ओवरऑल कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम रेट से बढ़ेगी। लेकिन एक लेवल होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट, अब बहुत ज़्यादा ही आउटपुट, एक लिमिट से ज़्यादा आप आउटपुट करने लगेंगे, तो फिर आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, और उसमें इंक्रीजिंग रेट से बहुत, मतलब कि पर यूनिट पे जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। एक तो होता है कि आपने 1 से 2 यूनिट पे आप आए, आपकी कॉस्ट तो इंक्रीज हुई, पर सिर्फ जो है 5 रुपीज़ ही इंक्रीज हुई है। लेकिन एक होता है कि आप 2 से 3 आपने यूनिट प्रोड्यूस करी और आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई 15। देखो कि ये जो है कॉस्ट बड़ी कम से, और ये बढ़ रही है कॉस्ट बहुत ज़्यादा से। तो ये होता है फर्क, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है पर यूनिट पे, या फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो शुरू में जो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है और बाद में इंक्रीजिंग रेट से आपकी टीवीसी बढ़ता है। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट।
सिंपली जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर एक फर्म कर रही है अपने क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में और उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाने में, एंड टीसी इज द टोटल ऑफ टीएफसी also TVC. Clear? Now this is the relationship diagram of total cost, total variable cost and total fixed cost. इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट बढ़ने से फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर वो 10 है तो वो 10 ही है, ठीक है। और आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इनवर्स एस शेप में है, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रेट से। और आपका अब इसमें नया क्या है, इसमें है नया आपका टोटल कॉस्ट। अब आप कहोगे कि ये इस तरीके से क्यों है, टोटल कॉस्ट ऐसे क्यों शुरू हुआ। मैं सिर्फ कर देती हूँ, ठीक है। देखो, जो ये है आपका टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरू हुआ। हमें पता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होता है। अब हमें ये पता है कि जो अगर आपका आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो रहेगी, क्योंकि हमने कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट तभी बढ़ती है जब आउटपुट बढ़ेगा जैसे जैसे। अगर हम कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो रॉ मटेरियल भी नहीं मंगाएंगे, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। तो ये इसलिए यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है ये वेरिएबल कॉस्ट, कि अगर कुछ नहीं बनाया तो कुछ भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जीरो आउटपुट पे हो तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ आएगी। मैंने बताया था 10 रुपीज आ रही है अगर आपकी फिक्स कॉस्ट, तो उस सिचुएशन में आप टोटल करोगे, आप क्या आएगा, 10 प्लस जीरो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट तो आपकी 10 आई ना। तो सिमिलर किसके जैसी आई है, टीएफसी जैसी आई। तो इसीलिए जो टोटल कॉस्ट है और टोटल फिक्स कॉस्ट है उनका स्टार्टिंग पॉइंट हम सेम रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगा, जीरो लेवल ऑफ क्वांटिटी अगर आप प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद इसका सिमिलर है कि जैसे जैसे आपकी टीवीसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये तो सेम है। देखो, अब अगर यहाँ पे टीवीसी आपकी 100 हो जाती है तो ये 110 हो जाएगी, ये अगर 200 हो जाती है तो ये 210 हो जाएगी। तो जैसे जैसे टीवीसी का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट सेम पैटर्न में इंक्रीज होती है। तो दिस इज द रिलेशनशिप डायग्राम ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। ये वही सिमिलर ही फॉर्मूला है कि यहाँ पे आप टीएफसी भी निकाल सकते हैं और टीवीसी भी निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमने अभी तक टोटल कॉस्ट, टीएफसी, टीवीसी ये सब करा। अब हम करेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में। एवरेज कॉस्ट इज बेसिकली कॉस्ट पर यूनिट। सीधी सी भाषा में कहें तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या है। अगर कोई भी बिजनेस 100 यूनिट्स एक दिन बना रहा है, उसके कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, तो 1 यूनिट का कॉस्ट क्या है, तो हम वो निकालना चाहते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। अगर कोई बिजनेस 100 यूनिट्स बनाता है और उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 1000 रुपीज, और हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट होता है कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का कॉस्ट क्या होगा। तो वो निकालने के लिए हम सिंपल मैथमेटिकल रूल जो हम बचपन से फॉलो करते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना आया, 10 रुपीज। ठीक है, तो ये आपने कैसे निकाला, ये जो ऊपर 1000 रुपीज थे ये आपकी क्या थी, ये आपकी थी टोटल कॉस्ट। और जो ये आपने नीचे 100 से डिवाइड किया ये क्या थे, आपके यूनिट्स थे जो आपने प्रोड्यूस करे। तो ये है कि क्वांटिटी, यानी कि आउटपुट जो आपने प्रोड्यूस किया, एंड दिस इज व्हाट एवरेज कॉस्ट। तो आप इस तरीके से मैथमेटिकल कह लीजिए या फिर फॉर्मूला से कह लीजिए, एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितनी करी है, और आप यहाँ पे पर यूनिट का निकाल लेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज कॉस्ट। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉर्मूला क्या है तो आप ये इस तरीके से इसे टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी चूज करेंगे ऑप्शन। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ एवरेज कॉस्ट। इसे हम यू शेप बोलते हैं कि इसका डायग्राम कैसा होता है, यू शेप कर्व इसे हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व को। जैसे टीवीसी को हमने इनवर्स एस बोला,
ऐसे इसी को यू शेप कर्व बोला जाता है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट का लेवल बढ़ता जाता है, एक टाइम तक तो आपकी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, लेकिन उसके बाद वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। हमने एवरेज कॉस्ट करा, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट करते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है उसे आप आउटपुट के लेवल से डिवाइडेड कर देंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। सिंपल। आपने एवरेज कॉस्ट कैसे निकाला था? जब आपने टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड किया था। ठीक है, किसको? टोटल कॉस्ट को। और अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। इसका डायग्राम कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। देखते हैं हम। ये देखिए इसका डायग्राम, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम इसे बोलते हैं। हमें पता है कि हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करें, 2 करें, 3 करें या फिर 10 करें। अगर मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सपोज मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आती है? 100 रुपीज़ आती है। तो मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ या फिर 10 करूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट तो मेरी 100 ही आएगी। लेकिन अगर आप एक बात देखिए, जब आप 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या आएगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी। ठीक है, टीएफसी को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी? एएफसी आएगी। जब आपने 100 को 1 से किया तो आया 100। 100 को जब आपने 2 से किया तो आया 50। ठीक है, इसी तरह आप करते जाएंगे। और 100 को जब आपने 10 से किया तो क्या आया? 10 आया। तो आप देख रहे हैं कि ये कम होती जा रही है। आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है? कम होती जा रही है। आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है पर यूनिट पे जो निकलती है वो क्या होती है? कम होती जाती है। लेकिन इसकी एक खास बात होती है कि ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। ठीक है, हमेशा याद रखना कि एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगी। नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट का, ऐसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी सेम करेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। एबीसी का डायग्राम भी एसी की ही तरह कैसा होता है? यू शेप का होता है। आपको याद है कि जो टी सी का डायग्राम था और जो टी बी सी का डायग्राम था, दोनों का क्या था? इनवर्स एस शेप का था। और जो ए सी का डायग्राम है और जो ए बी सी का डायग्राम है, दोनों का क्या है? यू शेप का है। ठीक है, और हमें याद है कि जो टी एफ सी का था वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे था और जो ए एफ सी का था वो कैसे था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वेश्चन में इनकी शेप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं थ्योरेटिकल की इस कॉस्ट की डायग्राम की या कर्व की शेप कैसी होती है, या फिर इन्वर्स करके पूछ लेते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसकी शेप होती है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों को ज़्यादातर इसमें डाउट रहता है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक जैसा होता है, बट ऐसा नहीं होता है। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट देखो, हमने 1 यूनिट का बताया था कि कॉस्ट पर यूनिट की, 1 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट इज कि अगर हम 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें कितना एडिशन हुआ है। अगर मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, उसका कॉस्ट, जैसे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट 4000 रुपीज़ है, तो अगर मैं 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ, अगर मैं 101वां जो है यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो उसमें कितना एडिशन हुआ, नॉट कि टोटल कितना है, उसमें कितना कॉस्ट का एडिशन हुआ, वो 50 रुपये उसमें ऐड हुए। यानी कि 101 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो 4050 रहेगी। बट मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितना टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ, विच इज ₹50। टोटल का एडिशन 50 का ही हुआ है ना, तो वो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन अगर यही हम एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे होते तो हम 100 के उससे निकालते कि अगर 100 यूनिट्स जो है हमारे 4000 के हैं तो 1 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। तो हम बता देंगे कि 1 यूनिट की कॉस्ट 40 रुपीज़ होगी, वो एवरेज कॉस्ट है।
है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट। Now this is the diagram of marginal cost. This is also a U-shaped curve. Also आप अगर MC का आपसे फॉर्मूला पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में तो टोटल कॉस्ट के आप जो है टोटल कॉस्ट का आप डिफरेंसेस आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 70 और 76 में कितने का डिफरेंस है, 6 का है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो TCN-1 आप कह सकते हैं। और you can say change in total cost divided by change in quantity। ये भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए। तो इनमें से कोई भी दो फॉर्मूले से आपसे पूछ सकते हैं। Now this is the combined relationship diagram of all the curves. Here you can see कि आपका AFC जो है rectangular hyperbola है, ABC something like U shape, AC और MC। हमेशा हमें एक रिलेशनशिप याद रखना है AC और MC के बीच में कि MC जो होता है AC के लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है। उसका मैं एक अलग से यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाती हूँ तो कैसा होता है, अलग से आ जाता है। इस पे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेते हैं कि अगर ये AC है, देखो सपोज, तो ये हमारा होगा MC। MC हमेशा AC को उसके लोवेस्ट पॉइंट पे कट करता है, जहाँ पर वो सबसे लोवेस्ट होगा। यहाँ पर उससे पहले क्या होगा, AC जो है फास्टर रेट से डिक्रीज करता है, और जब ये डिक्रीज कर रहा होता है तो MC इंक्रीज कर रहा होता है। MC उस टाइम पे इंक्रीज करता है, और इसको कट करने के बाद MC जो है सिर्फ फास्टर रेट से इंक्रीज करता है जब AC इंक्रीज करता है। जब AC डिक्रीज करता है तो MC इंक्रीज करता है, और जब AC इंक्रीज करता है तो MC फास्टर रेट से इंक्रीज करता है, और MC हमेशा AC को उसके लोवेस्ट पॉइंट पे कट करता है। ये हमें याद रखना है रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। So this is all about short run cost. Now moving on to the long run cost. देखो, एक फर्म होता है, एक बिजनेस होता है, उसके पास लॉन्ग रन में बहुत इनफ टाइम होता है कि वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, लैंड, लेबर, मटेरियल, जितने भी होते हैं और कैपिटल, उनको इन्वेस्ट कर सकती है, उनको लगा सकती है। उसके पास इतना इनफ टाइम होता है कि वो उनको भी चेंज कर सकती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, लैंड होते हैं, कैपिटल होते हैं, उनको वो चेंज कर सकते हैं। उसके पास टाइम है ना कि वो कोई ज़मीन खरीद सकती है और एम्प्लॉयज़ लगा सकती है, एक नया स्टार्टअप कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बहुत टाइम है उसके पास, अपनी इंडस्ट्री का साइज बड़ा कर सकती है। तो यहाँ पर लॉन्ग रन में ना आपकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। सब कॉस्ट क्या बन जाती है, वेरिएबल, की जैसे जैसे आपका आउटपुट का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है। वहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आपके पास एक ज़मीन थी, अब आप दूसरी भी ले सकते हो, वहाँ पे रेंट का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अगर है भी रेंट का, तो आपने एक रेंट पे ली हुई थी, अब दूसरी रेंट पे ले ली, तो आपका आउटपुट का लेवल बढ़ा इसलिए ली, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कहाँ रही, वो आपको बेशक देनी पड़ रही है, बट आप ले रहे हो ना, वहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो ना। अभी तो सिर्फ 10,000 एक बिल्डिंग का रेंट दे रहे थे, अब दूसरी का भी दे रहे हो आप, तो बढ़ गया ना आउटपुट का लेवल बढ़ जाने से। तो यहाँ पर लॉन्ग रन में आपका इतना इनफ टाइम होता है कि आपके फिक्स, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर सकते हो। फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं होती है, और सिर्फ क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। और लॉन्ग रन कॉस्ट को हम प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, ऑल्सो एनवलप कर्व भी इसके डायग्राम को हम बोलते हैं, आगे बोलते हैं। और ये एक मेन कॉस्ट कर्व होता है जो इसमें आता है लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसे हम एनवलप कर्व भी बोलते हैं। और एनवलप कर्व इसलिए बोलते हैं कि इतना इतना लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट होती है वो बहुत सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को कैरी करके चलता है अपने साथ। इस वजह से ये यू शेप होता है, और इसे एनवलप कर्व भी हम इसे बोलते हैं। देखते हैं डायग्राम में कैसा होता है। So this is a diagram of long run average cost curve। आप देख सकते हैं, मैं चेंज कर देती हूँ, देखते हैं, ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। आप देख रहे हैं कि ये यू शेप का होता है, और इसमें आप जो है जैसे जैसे आपका आउटपुट का लेवल बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं, ये आउटपुट का लेवल बढ़ता जा रहा है। आपके शुरू में तो लॉन्ग रन में जो कॉस्ट है ना वो कम होती जा रही है, कम हो गई, कम हो गई। अब एक टाइम के बाद ना वो कांस्टेंट हो गई,
यहाँ के बाद तो वो मतलब एकदम ऐसे होगी कि ना बढ़ रही है ना घट रही है, और अभी भी आप नहीं रुक रहे। अब आप और आउटपुट और यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। अब जो है आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगी, अब आपकी एक यूनिट की कॉस्ट बढ़ने लगी। पहले आपकी एक इस लेवल तक जो है आपकी एक यूनिट की कॉस्ट 10 से 9 पे आई, 8 पे आई, 7 पे आई। फिर आप मानिए आप आउटपुट प्रोड्यूस करते रहे, अब वो कांस्टेंट हो गया, वो साथ पे चल रही आप बढ़ा रहे हो फिर से आउटपुट। लेकिन अब आप माने नहीं, अब आप और भी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, सोचिए कि कम होएगी कॉस्ट, लेकिन अब क्या आएगा, वो बढ़ रही है। अब वो 9, 10, अब वो 11, अब वो और बढ़ रही है। ठीक है, ये होता है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का खेल, कि आपका जब आउटपुट का लेवल बढ़ता है ना, आपको कॉस्ट पर यूनिट जो कॉस्ट है ना वो आपकी कम होने लगती है। कौन से वाली कॉस्ट? पर यूनिट कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ, कि जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ता है आपकी पर यूनिट कॉस्ट स्टार्टिंग में आपकी कम होगी, और उसे हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि हमें वहाँ पर फ़ायदा होता है कि हम जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ा रहे हैं हमें उसका फ़ायदा मिलता है। एक टाइम के बाद आप मानते नहीं हैं जब, तो वो कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद भी आप आउटपुट प्रोड्यूस करते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं क्वांटिटी, फिर आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। हो सकता है ओवर मटेरियल हो गया, ओवर आउटपुट डिमांड से ज़्यादा आपने प्रोड्यूस करते हैं, फिर आपको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसमें वियर एंड टीयर के खर्चे, डेप्रिसिएशन के खर्चे, ये सब होने लग जाते हैं। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। दिस इज डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो ये है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का यू शेप कर्व। अब इसमें हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व दिखाने हैं कुछ 1 2 3। ये क्या होते हैं? ये टेंजेंट होते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। क्या होते हैं? टेंजेंट, नॉट मिनिमम बट टेंजेंट। हमने कहा था कि AC को ना MC उसके मिनिमम पे कट करेगा, बट SRAC जो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम पे नहीं टच होता, वो होता है टेंजेंट। जहाँ पे भी ये टेंजेंट हो गया, जहाँ पे टच आता है। ऐसा नहीं है कि मिनिमम पे ही होता है, कि एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट भी इंक्लूड होते हैं। आप देख रहे हैं ये मिनिमम पॉइंट तो यहाँ है इसका, लेकिन टच कहाँ हो रहा है? ये यहाँ हो रहा है, फिर इसमें यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम तो होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, बट यहाँ नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का एक एनवलप जैसा कुछ बनाया हुआ है, इस वजह से एनवलप कर्व पे आप बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तभी हमने पढ़ा, हमने मीनिंग पढ़ा, हमने टाइप्स करे, और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अलग अलग हमने उनके डायग्राम करे, उनके डिफरेंट नेम्स पढ़े, इनवर्स एस एंड ऑल। हमने सब कुछ जितना भी थ्योरी ऑफ कॉस्ट में था सब कवर कर लिया है। और ये सिर्फ NTA के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आपने 11th 12th कॉमर्स से हैं अगर आप, तो आपने वहाँ भी पढ़ा होगा। और जो मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, UGC नेट मैनेजमेंट से हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक यूजफुल है इकोनॉमिक्स के यूनिट में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने जो बाकी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपना सपोर्ट कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कोई टर्म क्लियर नहीं होते, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट वी कैन। ओके, थैंक यू।